गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। फोती नामांतरण पटवारी से तहसीलदार तक पूरी प्रक्रिया 10 चरणों में ड्राफ्ट सहित आज के हमारे वीडियो का यही टाइटल है। सबसे पहले हम क्रमवार लिस्ट पर चर्चा करेंगे, उसके बाद कुल 10 चरण जो आवेदन की ड्राफ्ट से लेकर अंतिम आदेश तक का होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहले हम जो वीडियो में हम चर्चा करेंगे पोती नामांतरण आवेदन पत्र की ड्राफ्ट। दूसरा है इसके साथ लगने वाला नोटरी वकील साहब से तस्दीक किए जाने वाले शपथ पत्र की ड्राफ्ट किस प्रकार से होगी। तीसरा है तलबाना। चौथा है इश्तेहार। पांचवा है पटवारी जी के द्वारा प्रतिवेदन जो पेश किया जाता है पटवारी महोदय के द्वारा। छठा है पंचनामा जो पटवारी महोदय के द्वारा बनाया जाएगा। सातवां है कथन कि आपको कथन किस प्रकार से देना, उसकी ड्राफ्टिंग क्या होगी। आठवां है फॉर्म आ आदेश पत्रिका जब फोती दर्ज करने के संबंध में आदेश किया जाता है। और नवा है आदेश पत्रिका जब प्रकरण पेश किया जाता है। और 10वां अंतिम आदेश। तो कुल 10 चरणों में सर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे और ये वीडियो ऑल इंडिया के लिए है। ऑल इंडिया में प्रोसेस लगभग लगभग एक ही है, सिर्फ धारा का फर्क पड़ सकता है। जैसे कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109 110 के तहत आवेदन पेश किया जाता है, तो आपकी स्टेट में जो भी धारा उसको आप उस हिसाब से समझ लें, लेकिन प्रोसीजर लगभग लगभग एक ही रहेगी। ये सारी जानकारी मैंने आपके लिए ई बुक पीडीएफ के अंदर तैयार करके रखी है। आगे की जानकारी मैं आपको ई बुक पीडीएफ के अंदर से देता हूं। आइए सर, लेट्स गो। जब किसी संपत्ति के मालिक की मृत्यु बिना वसीयत के हो जाती है तब उसके प्राकृतिक और कानूनी वारिसों को राजस्व रिकॉर्ड पर लेने की प्रक्रिया को ही फोती नामांतरण कहते हैं। आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारी ई बुक है जिसके अंदर से मैं आपको जानकारी दूंगा। इस ई बुक पीडीएफ की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको वहां से खरीद सकते हैं। ये ई बुक का टाइटल है और हमारा वीडियो का भी टाइटल यही है, फोती नामांतरण पटवारी से तहसीलदार तक पूरी प्रक्रिया 10 चरणों में ड्राफ्ट सहित। अब हम सीधे मुद्दे की बात पर चलते हैं। आइए सर, वीडियो के अंत में इस ई बुक पीडीएफ से मैं आपका पूरा परिचय भी करा दूंगा। अभी सिर्फ हम मुद्दे की बात पर आते हैं। नंबर 1 क्रमवार लिस्ट किस प्रकार से होगी। नंबर 1 परिचय। आज हम बात करेंगे कि किसी परिजन की मृत्यु के बाद उनकी खेती की जमीन या प्लाट को उनके वारिसों के नाम फोती नामांतरण कैसे दर्ज कराया जाता है। दूसरा है आवश्यक दस्तावेज। ये लिस्ट पे चर्चा कर रहे हैं सर हम अभी। आवश्यक दस्तावेजों में मृत्यु प्रमाण पत्र, ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट, परिवार का सजरा, फैमिली ट्री जिसको वंशावली कहते हैं, और वर्तमान खसरा बीवन की नकल, और सभी वारिसान के आधार कार्ड और शपथ पत्र। ये आपका आवश्यक दस्तावेज हो गए। तीसरा आवेदन की प्रक्रिया। स्टेप नंबर 1, आवेदन पत्र तहसीलदार के नाम आवेदन कैसे लिखें। तीसरा है आवेदन की प्रक्रिया। स्टेप नंबर 1, 2 और 3 है इसमें। नंबर 1 स्टेप में आवेदन पत्र तहसीलदार के नाम आवेदन कैसे लिखें। दूसरा शपथ पत्र, वारिसों की जानकारी और अन्य कोई वारिस न होने की पुष्टि। और थर्ड स्टेप है पटवारी प्रतिवेदन। आवेदन के बाद तहसीलदार महोदय पटवारी से रिपोर्ट मंगाते हैं। चौथा आएगा इश्तेहार और पंचनामा। इश्तेहार कोर्ट एक सार्वजनिक सूचना जारी करता है कि किसी को आपत्ति तो नहीं। और पंचनामा ग्राम वासियों की उपस्थिति में वारिसों की तस्दीक की जाती है। और अंतिम आदेश होता है इसमें धारा 109 110 एमपीएलआरसी, ये मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 है। आप ऑल इंडिया में भी जहां भी जिस स्टेट में भी है वहां सिर्फ धारा का परिवर्तन होगा। लगभग लगभग पूरी प्रोसेस एक ही रहेगी। आप इसमें अपने हिसाब से परिवर्तन करके इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है सर, इन धाराओं के तहत तहसीलदार द्वारा नाम विलोपित कर वारिसों के नाम दर्ज करने का आदेश किया जाता है। राजस्व आदेश पत्र केस की तारीखों का विवरण। और उसके बाद छठे में आता है सावधानी और टिप्स। यदि मृत्यु के बाद 6 महीने के भीतर आवेदन नहीं किया तो पेनल्टी लग सकती है। ऑनलाइन आरसीएमएस पोर्टल और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। अब जो आता है सर, हम सबसे पहले आते हैं आवेदन की ड्राफ्ट पर। नंबर 1 है हमारा आवेदन की ड्राफ्ट। अब आप 10 स्टेप जो है मैं आपको बताना चालू किए, उसमें से नंबर 1 स्टेप है। अब आप पूरे ध्यान से देखिएगा। ऊपर न्यायालय, तहसीलदार महोदय, तहसील और जिला आपको लिखना है। यह आवेदक का नाम आ जाएगा। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पूरा मैंने जगह छोड़ रखी है उसमें। और विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन। विषय में लिखना है आपको आवेदन पत्र अंतर्गत फोती आबलिक नामांतरण बाबत। महोदय जी, नंबर 1 यह कि आवेदक आवेदिका वर्तमान में उपरोक्त पते पर निवास करता आबलिक करती हैं। दूसरा, यह कि आवेदक आवेदिका की जगह छोड़ दी, जिनका निधन हुआ उनका आपको यह नाम लिखना है। का निधन दिनांक जो भी तारीखों को हो गया है। तीसरा, यह कि आवेदक आवेदिका की निजी भूमि जो कि ग्राम, पटवारी हल्का नंबर, राजस्व निरीक्षक मंडल, तहसील, जिला, ये पूरी जगह मैंने डेश कर दी। यहाँ पर आपको आपके हिसाब से लिखना है में स्थित है, जिसका खसरा नंबर और रकबा हेक्टेयर है। ये पूरा डेट डेश मैंने इसमें कर दिया है। चौथा नंबर आएगा यह कि आवेदक आवेदिका के जगह खाली है, इसमें निधन होने से वारिसान के आधार पर नाम दर्ज कराना चाहती है।
और अगला पेरा आएगा यह कि आवेदक आवेदिका स्वर्गीय की वेद उत्तराधिकारी है। अतः अतः अब यहाँ आपको अतः में जिन जिन लोगों का आप नाम करवाना चाहते हैं उनके नाम आपको लिखना है, का नाम पोथी नामांतरण अंतर्गत होना चाहिए। यह कि अगला पेरा आएगा आवेदक आवेदिका अपने आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र आबलिक ऋण पुस्तिका की छाया प्रति संलग्न की है। और अंत में प्रार्थना आपको लिखना, अतः महोदय से निवेदन है कि आवेदक आवेदिका का नाम पोथी नामांतरण के आधार पर अभिलेखों में दर्ज करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। इधर स्थान, इधर दिनांक और इधर आवेदक और आवेदिका के दस्तखत आ जाएंगे। बड़ा सिंपल और बड़ा ही आसान ये आवेदन की ड्राफ्ट है। इसके बाद आता है दूसरी स्टेप में सर हमारा जो शपथ पत्र है श्रीमान नोटरी पब्लिक अधिकारी महोदय से इसको तस्दीक किया जाएगा। ऊपर लिखा जाएगा श्रीमान नोटरी पब्लिक महोदय मध्य प्रदेश, या आप जिस भी स्टेट में आप उस स्टेट का नाम लिख लें। बीच में शपथ पत्र में जगह छोड़ दी, उम्र, वर्ष, पिता, जाति, ग्राम, तहसील, जिला, शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि नंबर 1 यह कि मेरे माता पिता या जो भी अन्य के नाम जगह छोड़ दिए, भूमि, मौजा, पटवारी हल्का नंबर, तहसील में स्थित, खसरा नंबर, रकबा, कुल रकबा में भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। आप पूरा डिटेल इसमें लिख दें। दूसरा आएगा यह कि मेरे पिता या माता या अन्य जो भी हैं की जगह खाली है इसमें कि मृत्यु दिनांक को हो चुकी है, जिनके वेद वारिसान सजरा निम्नानुसार है। अब यहाँ पे सजरा आपको लिखना है कि पुत्र, पुत्री, भाई, बहन जो भी हैं पूरे डिटेल आप यहाँ पे आप लिख दें। ये एफिडेविट में लिखाया जाएगा सर। उसके बाद आएगा तीसरे नंबर पे यह कि उक्त भूमि पर ऊपर दर्शित सजरा अनुसार वारिसान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाएं एवं उल्लेखित वारिसान के अलावा कोई अन्य वारिसान नहीं है। ये आपको स्पष्ट लिखना है। नीचे हस्ताक्षर शपथ करता, और उसके बाद आएगा नीचे में सत्यापन जो है पिता द्वारा शपथ पत्र विवरण सही है, और स्थान और दिनांक और हस्ताक्षर शपथ करता। ये शपथ पत्र की ड्राफ्ट हो गई जो आवेदन पत्र के साथ आपको लगाना है। इसके बाद हमारी आएगी तीसरी स्टेप सर अगली, तलवाना पेश करना। जब आप ये पेश करेंगे साथ में सूची अनुसार आपको दस्तावेज लगाना ही है जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताएं। ये तलवाना फार्म इसमें दिया हुआ है, ऊपर न्यायालय श्रीमान पूरा छपा छपा है, तलवाना फार्म है इसमें। यहाँ पे आपको जो नोटिस जारी जिन 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 लोगों को किए जाएंगे उनका पूरा नाम पता आपको यहाँ पे लिखना है। ये क्रमांक, नाम उस शख्स का जिस पर समन्स वगैरह तामील होना है दूसरे कॉलम में, तीसरे में सकूनत जहां पर कागजात तामील को भेजा जाता है, चौथे में तहसील, पांचवें में किस्त तलबाना, छठे में तादाद कोर्ट फीस और सातवें में कैफियत। ये तलबाने के कॉलम नंबर हैं जो इसमें दिए गए हैं। ये आपकी हो गई सर तीसरी स्टेप, आपको तलबाना भर के पेश करना है। जब आप तलबाना पेश करेंगे तो उसके साथ फिर इश्तिहार जारी किया जाएगा तहसीलदार महोदय के द्वारा। इश्तिहार की ड्राफ्ट में आपको बता रहा हूं समझने के लिए, ताकि आप पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझ सकें। क्योंकि अक्सर जब भी ये सवाल पैदा होता है पोथी नामांतरण का, तो एक सवाल ये होता है कि इसमें हमें क्या करना होगा। तो आपके हर क्या का जवाब आज के वीडियो में मैं आपको दे रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इश्तिहार जो जारी होगा तो ये तहसीलदार कार्यालय से ही जारी होगा। ऊपर उनका पूरा नाम लिखा होगा, न्यायालय तहसीलदार महोदय इश्तिहार, और प्रखंड क्रमांक लिखा जाएगा, मौजा पटवारी हल्का नंबर, और पेशी दिनांक भी लिखी जाएगी इसमें इश्तिहार में। नीचे लिखा जाएगा सर्वसाधारण को एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक जो भी नाम है, पिता, जाति, निवासी, तहसील, जिला के द्वारा मौजा ग्राम जो भी गांव है स्थित भूमि, खसरा नंबर, रकबा, हेक्टेयर भूमि अनावेदक पिता निवासी के द्वारा नामांतरण आबलिक बंटवारा किए जाने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर वो पूरी कैफियत लिख के भेजेंगे तहसीलदार साहब जिसका आपने नामांतरण आवेदन में उल्लेख किया है। उसके बाद आता अतः ऊपर वर्णित भूमि में नामांतरण किए जाने में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो न्यायालय के पेशी दिनांक जो वो पेशी देंगे उसमें को समय 11 बजे उपस्थित होकर लिखित रूप में प्रस्तुत करें। पेशी दिनांक के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इश्तिहार आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय पद मुद्रा सहित जारी किया गया। नीचे स्थान, दिनांक और तहसीलदार साहब का ये दस्तखत और सील लगी होगी। ये हमारी तीसरी स्टेप होगी सर। इसके बाद चौथी स्टेप आएगी जो है कि प्रतिवेदन, जो तहसीलदार महोदय पटवारी जी को आदेशित करेंगे कि इसमें आप आपका प्रतिवेदन लेकर आए। तो वो क्या ड्राफ्ट होगी उसकी प्रति श्रीमान तहसीलदार महोदय जी, तहसील जो भी है, विषय पोथी नामांतरण के संबंध में प्रतिवेदन पेश करने बाबत। महोदय जी, विषयांतर्गत लेख है कि मेरे द्वारा ग्राम, पटवारी हल्का नंबर, राजस्व निरीक्षक मंडल, तहसील में आवेदक और उसका पूरा नाम, पिता का नाम, जाति के द्वारा पोथी नामांतरण के संबंध में लगाए गए आवेदन के संबंध में जांच की गई, जिसमें ग्राम वासियों के द्वारा बताया गया कि ग्राम में खसरा क्रमांक, रकबा, कुल खसरा नंबर, कुल रकबा, हेक्टेयर, खाते में शामिल, खाते में श्री श्रीमती जो भी नाम है का निधन तकरीबन वर्ष पूर्व दिनांक को हो चुका है, जिनके वारिसान निम्नानुसार हैं।
और उक्त प्रतिवेदन महोदय के समक्ष सादर प्रस्तुत है। ये पटवारी जी के द्वारा पेश किया जाएगा। इसमें जिसकी मृत्यु हुई है उसके संबंध में वो पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ये प्रतिवेदन देंगे, और जो जो वारिसान है वो आपसे पूछेंगे आकर, तो आपको सही वारिसान की जानकारी देना है तो वारिसान की जानकारी इसमें आ जाएगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है सर पटवारी प्रतिवेदन, क्योंकि यदि यदि इसमें आपने नाम गलत लिखा दिया, एक उदाहरण के तौर पे आपको नाम जो आधार कार्ड में लिखे हुए वही सही सही नाम इसमें आपको लिखाना। यदि आपने गलत नाम लिखा दिया तो जो है कि खसरा बीवन नक्शे में वो गलत ही एंट्री हो जाएगा, और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और समग्र आईडी और मतदाता कार्ड और बैंक पासबुक इसमें कुछ दूसरा लिखा होगा और इसमें कुछ दूसरा होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कि एक देवी सिंह और देवकरण दोनों अलग अलग नाम हो गए। मेरे पास एक आगे बढ़ने से पहले बता दूं आपको, थोड़ा सीखने समझने के लिए, सावधानी के लिए, कि मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने 12 साल पहले फोती नामांतरण करवाया था, और पटवारी जी ने जब पंचनामा बनाया था, प्रतिवेदन पेश किया था, तो उसमें उनका नाम देवकरण लिखा गया, जबकि उनका नाम देवी सिंह था। अब जब जो भी शासन का मुआवजा आता तो वो बैंक में खाता देवकरण का था और आता देवी सिंह के नाम से, तो उनके खाते में जमा ही नहीं हो पा रहा था। और 13 साल बाद मेरे पास आए, फिर उसका नाम दुरुस्त करने की मेरे द्वारा कार्रवाई की गई। इसलिए मैं आपको बतौर सावधानी के बता रहा हूं कि आप जब भी नाम लिखाएं तो आधार कार्ड ही दे दें उनको, पटवारी जी को, कि सर आप इसके हिसाब से नाम आप लिख लें, ताकि उसमें कोई गलती ना हो। तो ये चौथी स्टेप हो गई सर हमारी। अब इसके बाद आएगी हमारी अगली स्टेप, पंचनामा। हम ग्रामवासी, ग्राम, पटवारी हल्का नंबर, राजस्व निरीक्षक मंडल, तहसील, ये जगह जगह छोड़ दिए, डेश डेश मैंने, तस्दीक करते हैं कि ग्राम में खसरा क्रमांक, रकबा, कुल खाता नंबर, कुल रकबा, हेक्टेयर में खाता आबलिक शामिल खाते में से श्री श्रीमती जो भी हैं, पिता का नाम उनके का निधन तकरीबन वर्ष पूर्व जो भी है, 5, 10, 15 क्या 6 महीने के अंदर ही पेश करना है आपको। वो तारीख आपकी लिखा जाएगी, 6 माह के अंदर ही आप पेश करें सर, ज्यादा बेहतर रहेगा। पूर्व दिनांकों को हो चुका है जिनके वारिसान निम्नानुसार हैं, पूरी डिटेल जानकारी यहाँ लिख ली जाएगी। पंचनामे में भी, प्रतिवेदन में भी वारिसान का उल्लेख आ गया, पंचनामे में भी वारिसान का उल्लेख आ गया। यहाँ पर आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप कोई भी वारिसान का नाम ना छोड़ें। उक्त पंचनामा उपस्थित ग्रामवासियों के समक्ष ग्रामवासियों के बताए अनुसार वारिसानों की जानकारी दर्ज की गई, पंचनामा पढ़कर सुनाया गया, वहां हस्ताक्षर लिए गए। तो ये ग्रामवासियों के समक्ष ये तैयार किया जाएगा और ग्रामवासियों के दस्तखत भी लिए जाएंगे और आपसे भी पूछा जाएगा। अब ये स्टेप हो गई सर हमारी कौन सी, पंचनामा जो 5वीं स्टेप हो गई। कुल 10 चरणों में हम इस पूरे फॉर्म को समझेंगे। ये हो गया सर हमारा 5वीं स्टेप। अब आएगी 6ठी स्टेप में आएगा कथन, बड़ा महत्वपूर्ण है सर। कथन जो आपके लिए जाएंगे उसकी ड्राफ्टिंग क्या होगी, मैंने यहाँ पर लिख दिए। कथन में ऊपर आपका नाम, आपके पिता का नाम, उम्र, निवासी, व्यवसाय पूरा लिखा जाएगा। मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि ऊपर दिए गए पते पर निवास करता करती हूँ, और ग्राम जो भी गांव है आपका में स्थित भूमि, खसरा नंबर जो भी है, रकबा जो भी है, भूमि के खातेदार ऑब्लिक सह खातेदार, पिता ऑब्लिक पति जो भी है, जाति, निवासी की मृत्यु दिनांक जो भी है, मृत्यु दिनांक आपको यहाँ लिखवाना है, को हो गई है, तो मृतक मेरे हैं, आपका जो भी रिश्ता है उनसे वो आपको लिखना है। मृतक के वारिसानों में पत्नी, पुत्र, पुत्री जो भी हैं। यहाँ तीसरी बार आ रहा है सर वारिसानों का जिक्र, पटवारी प्रतिवेदन में भी आ गया है, पंचनामे में भी आ गया है, और अब आपके कथनों में भी आ गया है। वारिसान बड़े महत्वपूर्ण है, अगर आप छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं आगे उसके बारे में बात करूंगा, अभी हम इसके ड्राफ्टिंग को समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको सारे वारिसान की जानकारी देना है। इनके अतिरिक्त कोई वारिसान नहीं है। विधिक वारिसानों के नाम दर्ज किए जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कथन लिखा, पढ़ा, सुना, सही पाया गया, हस्ताक्षर ऑब्लिक अंगूठा निशान किया और आवेदक यहाँ पर आपके दस्तखत होंगे, क्योंकि आपने आवेदन लगाया है यहाँ पर, इसलिए ये हो गया हमारी 6ठी स्टेप। 7वीं स्टेप आती है सर फॉर्म आ। ये एक आदेश पत्रिका है जो तहसीलदार महोदय के द्वारा, जैसे आप ये सारे कागज पेश करेंगे तो आदेश पत्रिका शुरू की जाएगी, लिखा जाएगा। तो ये फॉर्म है, ये उनका विभागीय कार्य है, ये आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे उनके हिसाब से फोती दर्ज करने बाबत और प्रकरण की श्रेणी वगैरह वो लिखते हैं इसमें, और इसके अंत में जो लिखा जाएगा मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, आखिरी में, कि के नाम फोती दर्ज किए जाने का आवेदन प्राप्त हुआ। मतलब जब आपने आवेदन दिया तो सारी एंट्रीज इसमें करेंगे उनके जो बाबूजी होते हैं, क्लर्क होते हैं, और उसके बाद प्रकरण दर्ज हो, हल्का पटवारी रिपोर्ट ली जाए, इश्तेहार का प्रकाशन हो और अनावेदक अनाहुत हो। मतलब ये जो अभी अब मैंने आपको बताया, तलबाना पेश किया, इश्तेहार, प्रतिवेदन, वो सब इसको लिखने के बाद ही वो सारी प्रोसेस आगे बढ़ाई जाएगी। ये होगी हमारी 7वीं स्टेप होगी सर। ये विभागीय कार्य है। ये भी विभागीय आदेश पत्रिका लिखी जाएगी कि जैसे ही आपने प्रकरण पेश किया तो सबसे पहले जो आदेश पत्रिका लिखी जाएगी वो यही आदेश पत्रिका लिखी जाएगी। और इस आदेश पत्रिका के अंत में मैं आपको बता देता हूं जो लिखा जाएगा। अतः मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता
1959 की धारा 109 110 के संबंध में इसमें लिखा जाएगा कि भूमि स्वामी का नाम दर्ज नाम विलोपित किया जाकर उक्त वारिसानों का नामांतरण किए जाने का आदेश पारित किया जाता है। पूर्वाचक टिप करे, पक्षकार को सूचित हो, पटवारी अभिलेख दुरुस्त करे, पालन पश्चात प्रकरण नस्तीबद्ध होकर अभिलेखाकार दाखिल हो। ये वो आखिरी आदेश पत्रिका है सर, जो सब कुछ आप जब दे देंगे, तहसीलदार साहब सारी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे तो उसके बाद जो अंतिम आदेश करेंगे तो अंतिम आदेश पत्रिका का उल्लेख है। और अंतिम आदेश पत्रिका का एक और आदेश पत्रिका है जो इसमें लिखी जाएगी, जो मैंने आपको इसमें लिखी हुई है। ये हमारी 10वीं और अंतिम स्टेप है इसकी। और इसमें जो अंत में लिखा जाएगा मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अंत में जो आदेश में उल्लेखित किया जाएगा एवं पंचनामा, ये जो लिखा हुआ है इसमें उसके विधिक वारिसान ये हैं एवं पंचनामा इस आदेश का अंग होगा। हल्का पटवारी आदेशानुसार रिकॉर्ड दुरुस्त कर एक प्रति प्रकरण में संलग्न करे, तत्पश्चात रिकॉर्ड दाखिल दफ्तर हो तहसीलदार महोदय साहब का यह आदेश होगा। ये दोनों आदेश हैं जो आपके अंत में होंगे। तो कुल 10 चरणों में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। और इसके बाद सर फिर आता है यहाँ से हमारा अध्याय नंबर 1, फोती नामांतरण के संबंध में। इसमें मैंने आपको जो बता दिया, जो फोती नामांतरण के अलावा भी आप नामांतरण जो होते हैं तो नामांतरणों में लगभग सभी में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब मैंने इसमें काफी डिटेल लिखी हुई है, जो हमारे वीडियो का टाइटल था उससे संबंधित मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। अभी इस ई बुक पीडीएफ से मैं आपको सिर्फ परिचय करा देता हूँ कि आखिर इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। कि जैसे कि फोती नामांतरण की परिभाषा है। दूसरा, हक त्याग पत्र, जब कोई वारिस हिस्सा छोड़ना चाहे। त्याग पत्र, अक्सर देखा गया है कि बेटियां या कुछ भाई स्वेच्छा से अपना हिस्सा अन्य भाइयों या मां के पक्ष में छोड़ना चाहते हैं तो इसे हक त्याग पत्र किया जाता है। इसका रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020 नो SCCA सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें बताया गया है कि बेटियां भी बेटों के बराबर ही संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करेंगी। इसलिए आप वारिसान का जब नाम दें तो अपनी बहनों का, बेटियों का नाम ना छोड़ें। यदि आपने नाम छोड़ दिया तो वो गैर कानूनी माना जाएगा, आपकी सारी नामांतरण की कार्रवाई रोक दी जाएगी और आपको फिर उसमें काफी परेशान होना पड़ेगा। जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश, ये मैंने खासतौर से इसलिए लिखा है क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने अगर नामांतरण करा लिया तो बेटियों का हिस्सा अब हट गया और हमेशा के लिए वो मालिक होगा। ये आपकी गलत सोच है। जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2021 का सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें बताया गया है कि खाली नाम दर्ज कराने से कोई मालिक नहीं होता है, ये सिर्फ एक टैक्स वसूल करने की प्रक्रिया है। और पंजी, इसमें आगे ये भी बताया है कि नामांतरण मालिकाना हक का दस्तावेज नहीं है, यह केवल लगान या वसूली के लिए एक वित्तीय प्रक्रिया और पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर ही आपका नाम इसमें कम हो सकता है। अगर आप सोचते हैं कि हम शपथ पत्र दे के हक त्याग करवा लें तो ये प्रोसीजर नहीं है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत आपको हक त्याग पत्र कराना होगा। इसमें मैंने एक सरल उदाहरण भी सर इसमें शामिल किया है। और सामान्य गलतियां जो होती हैं कि वंशावलियों में बेटियों का नाम ना लिखना, आप नाम लिखें सादे कागज पर, सहमति, समय सीमा 6 महीने का आप ध्यान रखें। ये एक और मैंने हक त्याग पत्र के आधार पर फोती नामांतरण हेतु आवेदन की ड्राफ्ट इसमें तैयार की है। यह हक त्याग पत्र के आधार पर की है सर मैंने, लगभग वही है, कोई चेंज नहीं है इसमें। और इसके साथ लगने वाले शपथ पत्र की एक और ड्राफ्ट मैंने इसमें तैयार की है। कुछ थोड़ा इसमें डिफरेंस मैंने कर दिया है। और इसमें जो मैंडेटरी कुछ बातें आपको ध्यान रखना है, जिसमें मैंने आपको बताया जैसे कि वंशावली का सत्यापन, और आप वसीयत को आप हैं तो वसीयत के आधार पर तो वसीयत को आप साथ में लगा दें। शपथ पत्र का ड्राफ्ट सर मैंने इसमें शामिल किया हुआ है अलग से। ये कुछ डिफरेंट आधार पर मैंने इसमें तैयार किया है, जो ई बुक पीडीएफ में मैंने लिख दिया है। और एक सवाल ये उठता है कि फोती नामांतरण आवेदन में वंशावली तो पटवारी बनाएगा या आप, जिम्मेदारी किसकी है? तो सर आप ही बनाकर लगा दें। आप, क्योंकि आप लगाएंगे आवेदन के साथ तो पटवारी जी को आसानी हो जाएगी, वो उसी पे जांच करके रिपोर्ट पेश कर देंगे। आप बनाकर सभी आधार कार्ड के हिसाब से सही नाम लिख दें, कोई छूटे ना, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। इस पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। ये सारी जानकारी मेरे द्वारा इसमें लिखी गई है। वंशावली चार्ट कैसे बनाया जाएगा वो भी मैंने इसमें दिया है सर प्रैक्टिकली तौर पे। नामांतरण के अन्य प्रकार, कितने प्रकार से नामांतरण हो सकता है? तो एक फोती नामांतरण हो गया, दूसरा गिफ्ट डीड के आधार पर नामांतरण हो गया, हक त्याग पत्र के आधार पर नामांतरण हो गया, और इसका तुलनात्मक चार्ट है। रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर भी नामांतरण होता है सर। नामांतरण का परिचय इसमें अध्याय 1 यहाँ से चालू हुआ है सर हमारा, और अध्याय 1 में पूरी डिटेल है। और जो लैंडमार्क जजमेंट भी मैंने इसमें दिए हैं जो अभी आपको बताए थे। एक सवाई सिंह बनाम मध्य प्रदेश का भी है सर एक महत्वपूर्ण जजमेंट, इसमें लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का सर। इसमें अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद है तो इसका फैसला केवल दीवानी न्यायालय कर सकता है। तहसीलदार या राजस्व अधिकारी को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि असली मालिक कौन है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा ये बात, इसलिए विवाद से बचिए, क्योंकि यदि आप सिविल कोर्ट में जाएंगे तो फिर मामला थोड़ा लंबा चलेगा। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल या
ज्यादा या कम हो सकते हैं उसमें। अध्याय 2 में पिता की वसीयत और नामांतरण के विशेष सत्र के बारे में इसमें सर बताया गया है अध्याय 2 में। और इसी प्रकार से इसमें सर्वोच्च न्यायालय का लैंडमार्क जजमेंट भी मैंने एक और लिखा हुआ है। 22 मार्च 2013 को नरेंद्र सिंह राव बनाम एवीएम महेंद्र सिंह राव और अन्य का है सर ये। इसमें जो महत्वपूर्ण बात बताई गई है मैं उसके मुख्य पॉइंट आपको बता देता हूं कि इसमें राव गजराज सिंह की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सुमित्रा देवी ने एक वसीयत की जिसमें उन्होंने पूरी संपत्ति अपने बेटे को दे दी। अन्य बच्चों ने इसे चुनौती दी क्योंकि संपत्ति मूल रूप से पिता राव के नाम थी। अब इसमें जो जजमेंट हुए हैं सर वो जजमेंट के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। निष्कर्ष इसका कि पिता की वसीयत के बाद आपको नई रजिस्ट्री कराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको केवल तहसीलदार के पास वसीयत के आधार पर नामांतरण का आवेदन देना होगा। यही वसीयत साफ सुथरी है और कोई विवाद नहीं है, तो प्रोबेट की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना सर विवाद हो गया तो कोर्ट में प्रोबेट आपको लेना पड़ेगा, तभी तहसीलदार महोदय नामांतरण करेंगे। अध्याय 3 में वसीयत के साथ लगने वाले आवश्यक दस्तावेज जो मैंने आपको अभी ऊपर बताए थे नामांतरण के साथ, ये वसीयत के साथ हैं। और इसी प्रकार से अध्याय 4 में सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट, और अध्याय 5 में आवेदन की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप, और इसी प्रकार से अध्याय 6 में ड्राफ्टिंग वसीयत और नामांतरण आवेदन। ये वसीयत के आधार पर है सर, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना होगा आपको वसीयत के आधार पर। वो ड्राफ्टिंग मैंने इस ई बुक पीडीएफ के अंदर दे दी है, उसी के साथ शपथ पत्र की कानूनी ड्राफ्टिंग आपकी। और अध्याय 8 में सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट है सर, इसमें इसी से रिलेटेड है सभी लैंडमार्क जजमेंट। अध्याय 9 में आपत्ति और ऑब्जेक्शन यदि आता है तो आप उसका सामना किस प्रकार से करेंगे। अध्याय 10 में अपील और पुनरीक्षण, और अध्याय 11 में चेक लिस्ट और निष्कर्ष। अध्याय 12 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले जो मैंने आपको अभी ऊपर बताए थे उन्हीं के बारे में जानकारी ही सरल उदाहरणों के साथ इसमें मैं दी है। और अध्याय 14 में पिता की वसीयत के बाद क्या दोबारा रजिस्ट्री करानी होगी, ये अध्याय 14 है सर इसका। और अध्याय इसी में जजमेंट्स वगैरह भी हैं सब कुछ, और प्रश्न उत्तर में भी मैंने इसमें बहुत कुछ जानकारी दी है। मैं स्क्रॉल करके ले जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं शायद एक अध्याय ऊपर निकल गया, हाँ 14 अध्याय, और उसके बाद समापन और अंतिम निष्कर्ष है ये। और ये जो ई बुक का टाइटल है सर हमारा, फोती नामांतरण पटवारी से तहसीलदार तक पूरी प्रक्रिया 10 चरणों में ड्राफ्ट सहित। तो आज के इस वीडियो में सर मैंने आपको इससे रिलेटेड पूरी मुकम्मल कानूनी जानकारी 10 चरणों में प्रदान कर दी है। और ये सभी 10 स्टेप्स के जो आवेदन की ड्राफ्ट है, इश्तिहार की, तलबाने की, शपथ पत्र जो नोटरी वकील से तैयार करवाया जाएगा, वो सब कुछ मैंने आपके लिए इसमें शामिल कर दिया है। आप घर बैठे आज नामांतरण की पूरी प्रोसेस समझ चुके हैं कि आखिर इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस प्रकार से आवेदन दिया जाएगा, कैसे इश्तिहार निकाला जाएगा, कैसे पटवारी महोदय से प्रतिवेदन मंगवाया जाएगा, कैसे पटवारी महोदय पंचनामा बनाएंगे, कैसे पटवारी महोदय आपका कथन लेंगे, ये सारी जानकारी, वारिसान का नाम कैसे लिखा जाएगा और किस प्रकार से 6 महीने के अंदर आपको कार्रवाई करना होगी, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो जानकारी मैंने दी है आपको ई बुक पीडीएफ के अंदर से दी है, इसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। 299 मात्र इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको इसकी आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। खरीदने की प्रक्रिया क्या होगी सर, खरीदने की प्रक्रिया से पहले मैं आपको बता दूं, कई व्यूअर से पूछते हैं कि हमें प्राप्त कहां होगी, तो ये सर आपकी ईमेल आईडी पर प्राप्त होगी। आपको सही ईमेल आईडी लिखना होगी, यदि आप गलत ईमेल आईडी लिख देंगे तो मैसेज नहीं आएगा उस पर, इसलिए आप सही ईमेल आईडी आपको लिखना होगी। और खरीदने की प्रक्रिया यह है कि वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है वहां पर आपको ई बुक डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, वहां पर आपको आपका नाम, उपनाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखना होगी। और उसके बाद आप जब 299 रुपए का भुगतान करेंगे तो तुरंत आपकी ईमेल आईडी पर एक मैसेज आएगा, वहां पर आपको डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगी, आपके मोबाइल, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, ये सभी जगह डाउनलोड हो जाएगी। वहां आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसमें दिए गए जो न्याय दृष्टांत हैं यदि आपको आवश्यकता महसूस होता है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको ओरिजिनल बुक ले जाकर पेश करना पड़ेगी, और ओरिजिनल बुक में से ले जाकर फोटोकॉपी पेश करना पड़ेगी। ये मैंने बतौर एक गाइडलाइन आपके लिए तैयार करी है, ये आप इसको कोर्ट कचहरी में तहसीलदार महोदय के यहाँ पेश नहीं कर सकते। ये एक नोट्स हैं खाली आपके व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए, ताकि आपके मन में एकदम से सवाल उत्पन्न हुआ कि हम फोर्ती नामांतरण कैसे कराएं, तो ये मैंने सारी जानकारी दे दी सर आपको, क्या शुरू से लेकर अंत तक की सारी जानकारी कुल 10 चरणों में, ताकि आपको पता लग जाए कि आखिर ये कार्रवाई किस प्रकार से होती है। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।